हेलो एवरीवन, आपका चैनल में हमारे स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे नेचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट सेकंड। ठीक है, हम लोगों ने कल इसको डिस्कस किया था कि प्रकृति के आधार पर यानी इन टर्म्स ऑफ नेचर के आधार पर कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन दो प्रकार का होता है, यूनिटरी एंड फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन। तो चूंकि भारतीय संविधान की नेचर के बारे में ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि भारतीय संविधान की प्रकृति आखिर है क्या। तो चूंकि कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमर्स, संविधान निर्माता इसको संघीय संविधान मानते थे यानी कि फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन मानते थे, तो आज हम डिस्कस करेंगे कि आखिर वो कौन कौन से एसेंशियल्स होते हैं किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन के फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन होने के लिए। बाकी फेडरल प्रिंसिपल कल हम लोगों ने पढ़ लिया था कि बेसिकली बेसिक प्रिंसिपल क्या होता है कि डिवीजन ऑफ पावर होना चाहिए, दो गवर्नमेंट सिस्टम होनी चाहिए। ठीक है, दो सरकारें यानी राज्य सरकार और केंद्र सरकार के बीच में आपके शक्तियों का विभाजन रहता है। दोनों सरकारें आपके एक तरीके से सबऑर्डिनेट के रूप में कार्य नहीं करती हैं बल्कि कोऑर्डिनेशन के रूप में कार्य करती हैं, स्वतंत्र रहकर कार्य करती हैं, एक दूसरे के सहयोगी के रूप में कार्य करती हैं। आज हम इसमें डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से एसेंशियल्स होते हैं आपके एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन। एक संविधान के संघीय संविधान होने के लिए आखिर कौन कौन सी विशेषताएं होनी चाहिए किसी भी संविधान में। सबसे पहले सुपरमेसी ऑफ द लॉ। ठीक है, यानी कि आपके अगर देखें तो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ जो होता है किसी भी लैंड का सुप्रीम लॉ माना जाता है। इसको हम इसलिए कहते हैं किसी भी संविधान में सुपरमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन होगा तभी वो संविधान आपके संघात्मक संविधान कहलाएगा। ऐसा इसलिए कहते हैं, अगर हम इसको पढ़ें, द कॉन्स्टिट्यूशन इज द सोर्स ऑफ ऑल ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट, द एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर एंड जुडिशरी। क्योंकि संविधान जो होता है वो तीनों अंग जो होते हैं सरकार के, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, उनका मेन सोर्स होता है। ठीक है, जैसा कि भारतीय संविधान में पाया भी जाता है। देखो, ऑल प्रोविजंस रिलेटेड टू द देयर फॉर्म, ऑर्गेनाइजेशन एंड पावर्स आर कंटेन इन कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ। जितने भी प्रोविजंस होते हैं, कैसे वो स्टेब्लिश होगा, कैसे वो फंक्शनिंग करेगा, वो सब आपके कॉन्स्टिट्यूशन में मौजूद रहता है। इसीलिए अगर हम आगे देखें तो कॉन्स्टिट्यूशन सेट्स आउट द लिमिट्स ऑफ देयर जुरिडिक्शन विद इन विच दे एक्ट। यानी कि साथ ही साथ कॉन्स्टिट्यूशन वो सारी उनकी क्षेत्राधिकार यानी ये सारे अंग कौन कौन सी सीमाओं में कार्य कर सकते हैं इनके बारे में भी वो सीमाएं निर्धारित करता है। ऑल इंस्टीट्यूशंस वर्क अंडर एंड अंडर द कंट्रोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सारे संस्थाएं जो होती हैं वो संविधान के अंतर्गत ही रह के कार्य करती हैं। दैट इज वाई इन द फेडरल सिस्टम द सुपरमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज कंसीडर्ड द फर्स्ट क्राइटेरियन। यानी कि ये पहला मापदंड माना जाता है किसी भी फेडरल सिस्टम के कॉन्स्टिट्यूशन में कि उसमें सुपरमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बनी रहनी चाहिए। ध्यान दीजिए, अगर जैसे कि अगर हम इसको आगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर से रिलेट करके देखेंगे, जैसे डिवीजन ऑफ पावर है, डिवीजन ऑफ पावर कहाँ, स्टेट और सेंट्रल के बीच में। तो अगर कॉन्स्टिट्यूशन की सुपरमेसी ही नहीं रहेगी, क्योंकि ये डिवीजन ऑफ पावर कॉन्स्टिट्यूशन ही तय करता है, अगर ये कॉन्स्टिट्यूशन की सुपरमेसी बनी नहीं रहेगी तो ये डिवीजन ऑफ पावर भी एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो जब डिवीजन ऑफ पावर एग्जिस्ट नहीं करेगा तो जो फेडरल प्रिंसिपल का बेसिक प्रिंसिपल ये है, तो ये वो संविधान फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन नहीं माना जाएगा। अब हम इसमें आगे बढ़ते हैं। जो इसका कोर कैरेक्टरिस्टिक्स है वो है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, यानी कि दो सरकारों के बीच में शक्तियों का पृथक्करण होना। तो देखो, ये लिखा भी गया है, इन फेडरलिज्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर फॉर्म्स एन इंपॉर्टेंट एंड इंटीग्रल पार्ट। ठीक है, तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बिटवीन द सेंट्रल एंड द स्टेट एंड अदर कोऑर्डिनेट बॉडीज प्रेजेंट इन द कॉन्स्टिट्यूशन। इसको हम एक मिनट रोकते हैं। गुड़िया, सारे काम के लिए वीडियो बना हैं। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर जो होता है सेंट्रल और स्टेट के बीच में इस तरीके से किया जाता है ताकि आपके जो बॉडीज हैं वो कोऑर्डिनेट करें एक दूसरे के साथ में। ये बात ध्यान रखिए कि फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन होने के लिए डिवीजन ऑफ पावर मस्ट है, मस्ट नहीं मैंडेटरी है। अगर ये नहीं होगा तो कॉन्स्टिट्यूशन फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन स्टार्ट ही नहीं हो पाएगा, क्योंकि यूनिटरी और फेडरल में एक बेसिकली अंतर है, क्योंकि यूनिटरी कॉन्स्टिट्यूशन में सारी पावर्स एक ही संविधान में होती, एक ही सरकार में निहित होती हैं, जबकि फेडरल में दो सरकारें होती ही होती हैं जिनके बीच में डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर किया जाता है। चलिए, तो इसको हम आगे बढ़ें। अब
ये डिवीजन ऑफ पावर अगर आप समझ गए हो, तो इसके बाद अगर हम समझें रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, ये देखो दोनों टर्म डिवीजन ऑफ पावर और रिटन कॉन्स्टिट्यूशन ये एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई हैं। क्यों जुड़ी हुई हैं? जब हम मान लीजिए आपके सेंट्रल और स्टेट के बीच में पावर्स का डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, तो ये अगर डिस्ट्रीब्यूशन ध्यान रखना, ये पावर्स का डिस्ट्रीब्यूशन अगर ओरली या मान लीजिए आपके एग्रीमेंट नहीं रिटन फॉर्म में नहीं होगा, तो भविष्य में कहीं ना कहीं एम्बिगिटी यानी कि कोई ना कोई आपके यहाँ पर विरोधाभास, कॉन्ट्रडिक्शंस, जरूर विवाद उत्पन्न होंगे ही होंगे। इसीलिए लिखा गया है अ फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन मस्ट बी रिटन, रिटन फॉर्म में होना चाहिए। Since the federal nature of the constitution involves a lot of contracts, hence it would be impractical not to have these written। यानी सिंपल सी बात है, जो फेडरल नेचर कॉन्स्टिट्यूशन होते हैं उसमें बहुत से कॉन्ट्रैक्ट्स यानी बहुत सी एग्रीमेंट्स, बहुत से हमारी संविधाएं आपस में सेंट्रल और स्टेट के बीच में की जाती हैं, तो ये इम्प्रैक्टिकल होगा कि उनको अगर हम ना राइट डाउन करें यानी उनको लिखित अगर नहीं है तो वो आपके व्यवहारिक नहीं होगा, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होगा तो कहीं ना कहीं डिस्टरबेंस की स्थिति जरूर आएगी आएगी। मोर ओवर, टू मेंटेन द सुपरमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इट इज इम्परेटिव टू हैव अ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। साथ ही साथ हमने पहला जो पॉइंट पढ़ा था सुपरमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, उसके लिए भी ये आवश्यक होता है कि कॉन्स्टिट्यूशन का रिटन होना आवश्यक है। अब रिटन कॉन्स्टिट्यूशन से यहाँ पे एक मतलब समझ लेते हैं, तभी आगे बढ़ते हैं पॉइंट पे कि आखिर कौन संविधान रिटन कॉन्स्टिट्यूशन कहलाएगा। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होने के लिए एक प्राइमरी शर्त ये होती है कि ऑल द रूल्स, जितने भी आपके रूल्स है, रेगुले जितने भी रूल्स आपके नियम हैं या प्रिंसिपल्स हैं, वो कंसोलिडेट या कंप्रिहेंसिव वे में एक सिंगल डॉक्यूमेंट में नोट डाउन होने चाहिए, जैसा का भारतीय संविधान में है भी। भारतीय संविधान में आप जानते हैं 22 पार्ट्स हैं, 12 शेड्यूल्स हैं और आपके 395 आर्टिकल्स में पूरा संविधान एक कम्प्रिहेंसिव वे में नोट डाउन किया गया है। अगर इसका हम कंपैरिजन करें इंग्लिश, जो आपके ब्रिटेन, जो आपके यूके का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, वहाँ पर वो अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन माना जाता है, क्योंकि उनका कॉन्स्टिट्यूशन एक सिंगल डॉक्यूमेंट में नोट डाउन नहीं है। वो उनका कॉन्स्टिट्यूशन आपके वेरियस ट्रीटीज में, वेरियस लेजिस्लेचर एक्ट्स में, वेरियस आपके जो आपके कन्वेंशंस करते हैं, वहाँ पर उनका पूरा कॉन्स्टिट्यूशन बिखरा हुआ है। इसीलिए उसको अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। तो इसलिए फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन होने के लिए किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन को रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए, और रिटन कॉन्स्टिट्यूशन की शर्त ये है कि वो एक सिंगल डॉक्यूमेंट में कंप्रिहेंसिव वे में लिखा हुआ हो। तो अगर आगे देखें, मेकिंग सच अ सिस्टम बेस्ड ऑन compromise एंड ट्रेडिशन विल डेफिनेटली गिव राइज टू डाउट्स एंड डिफरेंसेस। यानी सिंपल तौर पे लिखा गया, अगर कोई ऐसा सिस्टम बनाए जो कंप्रोमाइज और ट्रेडिशन यानी समझौते और प्रथाओं पर आधारित होगा, तो ये क्या लिखा, डेफिनेटली गिव राइज टू डाउट्स एंड डिफरेंसेस। यानी कि अगर ये शर्तें परंपरा के आधार पर तय की जाती, ना कि लिखित रूप में तय की जाएंगी, तो कहीं ना कहीं पर ये डाउट क्रिएट करेंगी यानी संदेह उत्पन्न करेंगी, और उससे डिफरेंसेस यानी अंतर पैदा होगा। तो ये आपके रिटन कॉन्स्टिट्यूशन की शर्त है। तो इसलिए लास्ट में लिखा गया है, ड्यू टू द रिटन कॉन्स्टिट्यूशन both the central and the state governments are clearly aware of their respective rights and they work with trust in each other। क्लियरली मेंशन किया गया है कि रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होने की वजह से जो सेंट्रल और स्टेट की सरकारें हैं, वो क्लियरली होती है कि उनके कौन से स्पेयर हैं, यानी वो क्षेत्र कौन सा है जिसमें, और उनके कौन से राइट्स हैं, और इसीलिए वो एक दूसरे के साथ रह के विश्वास से कार्य कर पाती हैं। अगर उनकी सीमाएं संविधान के द्वारा लिखित रूप में तय नहीं की जाएंगी, तो कहीं ना कहीं पर डिफरेंसेस क्रिएट होंगे और कंट्री की जो आपकी रनिंग है वो सही या फंक्शनिंग है वो ठीक ढंग से नहीं चल पाएगी। तो ये आपके हो गया रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। अब इसकी अगली शर्त है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ये तो सही से समझना चाहिए, रिजिडिटी, यानी कि इसे हम हिंदी में कहते हैं अनम्यता, ठीक है, या कठोरता भी कहते हैं। तो अगर इसको देखें तो कॉन्स्टिट्यूशन शुड बी रिजिड एंड परमानेंट। फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन के लिए ये माना जाता है में, तो सिंपल मतलब है रिजिडिटी। रिजिडिटी का सिंपल सा मतलब है, एक दो कॉन्स्टिट्यूशन फेडरल प्रिंसिपल में ये माना जाता है कि वो रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन हमारा कैसा होना चाहिए, कठोर होना चाहिए और परमानेंट, यानी कि उसको आप अमेंड ना कर सको बहुत आसानी से। इसलिए लिखा गया है a loose set of document cannot be set to a federal constitution। यानी एक ऐसा दस्तावेज जिसे आप बहुत आसानी से संशोधित कर सकते हैं, तो उसे आप कॉन्स्टिट्यूशन नहीं, फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन नहीं मानेंगे। The method of amendment should be rigid
अदरवाइज द बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन वुड बी अंडर थ्रेट। ये है आपके मेन पॉइंट, यानी ध्यान रखिएगा। देखो डिवीजन ऑफ पावर, ये क्या है आपके जो बेसिक प्रिंसिपल होगा कॉन्स्टिट्यूशन, सॉरी फेडरल प्रिंसिपल, फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक प्रिंसिपल है। संघात्मक संविधान होने की पहली शर्त तो डिवीजन ऑफ पावर है। अगर मान लीजिए सपोज करिए कि कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन बहुत आसानी से उसे आप अमेंड कर सकते हो उसके प्रोविजंस में, तो जो प्रोविजन डिवीजन ऑफ पावर यानी कि सेंट्रल और स्टेट के बीच डिवीजन ऑफ पावर को क्लियर करते हो, उनको भी बहुत आप आसानी से अमेंड कर सकते हो। तो मान लीजिए किसी ऐसी आइडियोलॉजी की गवर्नमेंट बन जाती है सेंट्रल में जो नहीं चाहती कि स्टेट की जो आपकी स्वतंत्रता है वो बनी रहे, तो वो आसानी से इन प्रोविजंस को आपके हटा देगी अमेंड करके कॉन्स्टिट्यूशन से। तो ये आपके माना गया है कि जितने बेसिक प्रिंसिपल्स होते हैं किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन के, वो हमेशा खतरे में रहेंगे अगर उसमें संशोधन की प्रक्रिया बहुत ही लचीली यानी फ्लेक्सिबल होगी, सॉरी बहुत ही इजी होगी यानी सरल तरीके से अगर आप उसमें कर सकते होंगे, तो फिर आपके ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन आपके कभी भी फेडरल नेचर का नहीं माना जाएगा। अगर इसको हम भारतीय संविधान से कॉन्टेक्स्ट में देखें, तो देखिए भारतीय संविधान में क्लियरली इस संबंध में एक अनोखा संविधान है। भारतीय संविधान एक तरफ तो रिजिडनेस भी दिखाता है जो उसके बेसिक मूलभूत प्रिंसिपल्स और रूल्स हैं या प्रावधान है। दूसरी तरफ जैसा कि हम जानते हैं कि नेचर में चेंज होना प्रकृति का नियम है, तो प्रकृति की और सामाजिक व्यवस्थाओं के अनुरूप या सामाजिक मांगों के अनुरूप हम उसमें संशोधन की प्रक्रिया भी बनाई गई है। तो तीन आधार पर अगर इसमें आगे देखें तो हम इसी को यहीं पर शॉर्ट में पढ़ लेते हैं। तीन तरीके हैं जिसमें आप क्या कर सकते हो, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, जहां पर आप क्या कर सकते हैं, अमेंडमेंट कर सकते हैं। तो जो प्रोविजंस आपके साधारण तरीके से हैं, प्रोसीजरल यानी प्रक्रियात्मक है, जिन्हें जो देश को चलाने के लिए आसान है, जैसे मान लीजिए किसी भी राज्य का नाम बदलना, किसी भी राज्य की सीमाओं को बढ़ाना घटाना, जैसे आर्टिकल 3 में दिया गया है, तो ये आप सिंपल मेजोरिटी से इन ऐसे ऐसे काम को सिंपल मेजोरिटी से पास कर सकते हैं। दूसरा, जहां पर जो मेन पॉइंट, जो मान लीजिए कुछ स्पेशल सब्जेक्ट होते हैं जहां पे अमेंड करना है, तो फिर वहां स्पेशल मेजोरिटी चाहिए। ये होती है आपके उपस्थित और मत देने वाले यानी प्रेजेंट एंड वोटिंग करने वाले जो मेंबर्स हैं उनका 2/3 चाहिए आपको मेजोरिटी। ठीक है, तो ये वहां पर नहीं है। एक होती है स्पेशल के अलावा स्पेशल मेजोरिटी विद रेक्टिफिकेशन रेक्टिफिकेशन ऑफ आपके मतलब 50% राज्यों की संख्या से अधिक आपके पास रेक्टिफिकेशन होना चाहिए। 3/4 मानते हैं इसको। जैसे मान लीजिए आपके राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होगा, सेंट्रल और स्टेट के बीच में मान लीजिए आपकी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर हो रहा है कि भाई लेजिस्लेटिव पॉइंट से अगर आप देखें लेजिस्लेटिव पॉइंट से, तो 7th शेड्यूल जो दी गई है जहां 3 अनुसूचियां दी, अगर उसमें कोई बदलाव करना है तो आपको ये 2/3 मेजोरिटी चाहिए ही चाहिए। साथ ही साथ अगर मान लीजिए 30 राज्य हैं, तो आपको अगर मान लीजिए इसमें 28 राज्य हैं, तो 15 राज्यों की आपको सहमति चाहिए होगी, यानी 15 राज्यों की जो असेंबली है उससे आपको बहुमत पास होना होगा, तभी आप 7th शेड्यूल में बदलाव कर सकते हैं। ये है हमारा भारतीय संविधान। तो एक तरफ तो ये फेडरल नेचर दिखाने के लिए रिजिड है, साथ ही साथ समय की मांग के अनुसार ये आपके सरल भी, फ्लेक्सिबल भी है। चलिए अब इसको हम आगे बढ़ते हैं। अथॉरिटी ऑफ द कोर्ट्स, तो ये लास्ट पॉइंट है। The judiciary has the final authority to interpret the constitution. The rationale for this provision is that only an independent tribunal which is authorized to resolve disputes between the central and the state could impartially resolve all the disputes between the central and state government. सिंपल तौर पे लिखा गया है, न्यायालयों का प्राधिकार कहते हैं इसके लिए। ये एक बात क्लियरली मेंशन है, दो हमारे तीन मेन अंग हैं, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी। देखो ध्यान दीजिए, हमने जो फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन होते हैं वहां पर जुडिशरी को ये अथॉरिटी होती है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रिटेट करे। ध्यान रखिए, इंटरप्रिटेट मतलब व्याख्या करना, निर्वचन करना। अगर कोई ऐसी बॉडी जो पार्शियली अगर किसी चीज का एक्सप्लेनेशन करेगी, तो कहीं ना कहीं इससे क्या होगा, उस बॉडी की, उस डॉक्यूमेंट की जो आपकी एसेंशियलिटी है, पवित्रता है, वो किस में रहेगी, खतरे में रहेगी। इसीलिए जुडिशरी को यह माना गया है कि जुडिशरी एक इंडिपेंडेंट और इम्पार्शियल ऑर्गन है जो आपके सही तरीके से, निष्पक्ष तरीके से कार्य करती है। तो कॉन्स्टिट्यूशन की इंटरप्रिटेशन करने की शक्ति
जुडिशरी को दी जाती है फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन में, जैसा कि हमारे भारतीय संविधान में पाया भी जाता है। अगर आप इसको देखें तो जुडिशियल रिव्यू की पावर के द्वारा भी आपने देखा होगा आर्टिकल 13 में ये दी गई है, ठीक है? तो बाकी अगर आप देखें, ठीक है, इसके अगर बात अगर देखें तो अगर आप देखें इसमें तो आर्टिकल अगर आप ज़्यादा उसमें देखें तो आर्टिकल 32 टू 26 में इस पावर्स का एप्लीकेशन कहते हैं, भाई क्लियरली मेंशन है कि जुडिशरी ही कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रिटेट करेगी, यानी उसका निर्वचन जुडिशरी ही करेगी। और भारत में 2 अपेक्स कोर्ट है, हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट हमारी अपेक्स यानी कि हायर अथॉरिटी है जुडिशरी में, जो संविधान का निर्वचन करती है। और सेंट्रल और स्टेट के बीच अगर कोई भी विवाद होता है तो आपने देखा होगा आर्टिकल 131 131 ये कहता है कि अगर सेंट्रल और स्टेट के बीच में कोई विवाद होगा, या 2 राज्यों के बीच में कोई विवाद होता है, या 1 राज्य और सेंट्रल के बीच में कोई विवाद होता है, तो ध्यान रखिएगा ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन यानी मूल अधिकारिता वो सुप्रीम कोर्ट के पास में है। किसके पास में है? सुप्रीम कोर्ट के पास में। कोई भी अदर कोर्ट इस मामले में इन्वॉल्व नहीं हो सकता है। तो ये आपके क्या हैं? ये आपके मेन एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं नेचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के। आई होप आपको समझ में आ गया हो। समझ में आ गया हो तो आप इसको चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को पूरा देखें। धन्यवाद।